Where were we? Multiplicity. नहीं नहीं नहीं. The last thing we did Reason was why. selection rule. Selection rule हो गया था, right? हाँ वही हो गया. Yes. Reason why half filled and fully filled electronic configurations are stable. Getting a point? कि याद है ऑब्बा प्रिंसिपल में हमने किया था 4s2 3d4 को हम लोगों ने 4s1 3d5 किया था, 4s2 3d9 को हमने 4s1 3d10 किया था, याद है? Yes sir. प्लीज कह Yes दो sir. हाँ याद है, प्लीज कह दो हाँ याद है. हाँ. तो एक बार बताओ, मैंने Yes, क्या याद है. कहा था? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल रहते हैं, राइट? नाउ द रीजन व्हाई दे आर हाईली स्टेबल इज पहला सिमेट्रिकल distribution of electron around atoms, around the nucleus. यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास d5 है तो हर एक ऑर्बिटल में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है विद द सेम स्पिन. Yes sir. तो ये हाफ फील्ड हुआ ना. अंडरस्टैंड वन Yes, थिंग, sir. एक न्यूक्लियस है, मेरे पास एक 3 डायमेंशन रीजन है, हर एक ऑर्बिटल में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है विद द सेम स्पिन. शैल आई से दैट ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन. तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 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 नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस के अराउंड? जीरो. सिस्टम क्या होगा? स्टेबल. सर एक बार फिर से बताओ ना, सिमेट्री वाले से हाँ, पहले. मैंने कहा कि अगर d5 लिया तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? हर एक ऑर्बिटल में. तो शैल आई से दैट अगर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर सिमेट्रिकली क्यों होगा? मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा, है. यस सर. अगर ऐसा है तो हर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहे हैं. बैलेंस आउट कर रहा है. अगर बैलेंस Balancing. आउट होगा तो हाँ वही बैलेंस आउट होगा, कैंसिल होगा, तो मॉलिक्यूल के एटम क्या होगा ओवरऑल? स्टेबल. अंडरस्टूड? यस सर. सर या बोलो. सर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना सर? कैसे? सर मतलब एक दो जगह ऑपोजिट फोर्सेस होंगे तीन तरफ, तो बैलेंस आउट नहीं कर देंगे एक दूसरे एक वो को. ऑर्बिटल्स में रहता है ना. एक चीज समझो, ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ठीक है? अगर अच्छा. dxy dyz dzx में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो xy yz zx एक्सिस के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है. अगर हाँ. तुमने क्या किया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो सपोज dxy में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, राइट? हाँ. अगर dxy में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो x और y एक्सिस पे तुम्हारे पास दो, x और y एक्सिस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. हाँ. अब बाकी सारे एक्सिस में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो मैं इसको अच्छा. हाँ. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं कि अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं? अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे क्या? नहीं. ये तो सिंपल वे दिखाया चीजों को ऑब्जर्व करने का, पर देखा जाए चीजों 3 डायमेंशन वे में है ना. ओके. समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड यस दैट. सर. हाँ सर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं बेटा. रैंडम नहीं है ना, ऑर्बिटल्स इसलिए बना है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम नहीं है. हर एक डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो रैंडम हुआ कि सिमेट्रिकल हुआ? अच्छा. हाँ. Right. So shall I say that
what is that? Symmetrical distribution of electron around the nucleus, right? Half filled and fully filled electronic configuration ensure symmetrical distribution of electrons around the nucleus by which every forces between nucleus and electron gets what? Balanced. Getting it? Getting it? Hence, atom become highly stable. कोई डाउट? गाइस समझ में आया? Yes, sir. प्लीज लिख लो. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बोल रहे थे आप? नूतन, मैंने बोला कि अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिमेट्रिकली एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के अराउंड आता है, जिससे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता है. मतलब जितने नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बैलेंस आउट हो जाता है. अब कोई भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? टेबल. अंडरस्टूड? डन. थोड़ा ऊपर दिखाइए. ले बेटा थोड़ा ऊपर देख ले. ओके गुड. आगे चलें गाइस. Yeah. Yes, sir. Okay, now sir. listen. Second point, which is like very important. Exchange energy. Exchange energy. Now understand एक फिनोमेना होता है. फिनोमेना क्या होता है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में होते हैं, जिनका सेम स्पिन होता है, उनकी वो अपने आपस में पोजीशन चेंज करते हैं. उस पोजीशन चेंजेस को एक्सचेंजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Exchanges. Exchanges. हाँ, गिव मी अ मिनट. राइट. हाँ. Okay. What I am saying here, कि exchange energy. What exactly happens here? Just understand. Electrons
in a subshell with the same spin have tendency to exchange their positions with each other. In every exchange, the electrons loses energy and the number of exchange becomes maximum in case of half filled and fully filled electronic configuration. Getting it? बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? नहीं सर. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एक D4 कॉन्फ़िगरेशन लिया और एक D5 कॉन्फ़िगरेशन लिया. D4 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम स्पिन में. Either I have 5 electrons with the same spin. Okay. Now एक बात बताओ, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सेम सबशेल के अंदर, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सबशेल के अंदर, उनकी टेंडेंसी होती है आपस में पोजीशन एक्सचेंज करने की. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो भी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस सबशेल के अंदर जिनका स्पिन सेम है? 4. नंबर ऑफ एक्सचेंज देख लो. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ना आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और हर एक एक्सचेंज के अंदर ना दे टेंड्स टू लूज एनर्जी. तो अगर जितने सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतना ज्यादा वो एटम एनर्जी लूज करेगा. जितना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा उतना स्टेबिलिटी अटेन करेगा. हाँ या ना? ऐसे कैसे? Yes, sir. एनर्जी लूज करके वो स्टेबिलिटी कैसे? वाओ वाओ सर यार. वो एग्जांपल तो तवे पे बिठाने वाला. हाँ सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 नहीं, तुमको शायद याद ना आया हो. ओके ओके. हाँ एग्जाम्पल बता कि गेन्स, एनर्जी गेन से इंस्टेबिलिटी कैसे आती है. ओके, समझ गया सर सर. ये वाला एक बार बताओ ना सर, मैं भूल गया था. समझ गया सर. हाँ सर. गरम तवे पे बैठेगा तब ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ठंडे कुर्सी पे बैठेगा तब ज्यादा स्टेबल होगा? ठंडे में सर. क्यों भाई? whenever any system attains or gains energy, it becomes unstable. Gain of energy is always unstable, हाँ. right? And loss of energy is always स्टेबिलिटी. Stable. Now understand one thing, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हो रहे हैं और अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, जस्ट जो सिस्टम सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करेगा वो क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा. तो उनकी टेंडेंसी, मतलब अगर वो हाईली स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ऐसी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा. एक बात तो ये ठीक है.
सुन तो लो मेरे लाल पीलो हरे नीलो, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे निकालने हैं। एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन किस किस के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 3 बाकी के 3 से। चलो, मतलब ये दोनों एक्सचेंजेस गिन लिए, ये दोनों एक्सचेंजेस गिन लिए, ये दोनों एक्सचेंजेस गिन लिए, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन कितने किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? 3 के साथ। बेटा 3 के 3 के साथ, ये दोनों गिन लिए ना ऑलरेडी। हाँ 2 के साथ। तो 2 बाकी के के 2 साथ। के साथ। के साथ नहीं गिना। सर और मेरे को ये नहीं समझा एग्रीड। सर। हाँ, तो सर नीचे ये नहीं कैसे आएगा? सर हमने? अरे क्या हिंदी में बोलो ना एक एक करके। बोल तू, कोई नहीं मैं बाद में बोलता। बोलता हूँ। और 3 के साथ क्यों नहीं? अरे बेटा एक बात बता, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सचेंज कर रहा है, तो ये मैंने एक्सचेंज काउंट कर लिया ना, तो दोबारा से काउंट करूंगा तो डबल अच्छा डेगा हाँ नहीं जाएगा। अच्छा। ओके। ये तो हाँ ऑलरेडी सर काउंट समझा। कर लिया ना। अब हाँ इन दोनों के बीच में काउंट नहीं किया, इन दोनों के बीच में काउंट नहीं किया, तो कितने? 2। 2 अब ये इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ कर सकता है? 1 हाँ, तो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है यहाँ पे? 3 2 1, कितना हुआ? 6। 6 6 एक्सचेंजेस। अब ये इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 4 लोगों के साथ। 4 के साथ, 1 2 3 4 4। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर सकता है? और 3 के साथ। 3 के साथ। और 3 के साथ, तो 1 2 3, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर सकता है? 2 के साथ। 2 के साथ। 1 2। ये इलेक्ट्रॉन एक 1 के साथ। तो टोटल कितने हुए? 10। 10। तो 10 ज्यादा एक्सचेंजेस कब होंगे, जब हाफ फील्ड फुली फील्ड होगा या फिर जब एनी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होगा? हाफ हाफ फील्ड। फील्ड फुल्ली फील्ड। अच्छा, हाँ, एक fully filled. फुल्ली फील्ड। एनर्जी पर एक्सचेंज is not the same. तो इस वाले सिस्टम में कितना एनर्जी रिलीज हुआ? कितना? इधर कितना रिलीज हुआ? 10 के। 10 के। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? D4 वाला। fully filled. गेटिंग इट? देखो भाई साहब, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे जिनका स्पिन सेम है। तो सर ऐसा जो डाउन स्पिन होगा, मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स डाउन से। डाउन स्पिन के साथ ही करेगा, अप हाँ हाँ। स्पिन के साथ ही करेगा। तो ओके। एनर्जी लॉस डबल हो जाएगा ना। अरे अब वाह, सब बहुत फील्ड होंगे समझदार हो तो। गए। पर सर, यस, अगर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है कि वो वो अपने आसपास में ही पोजीशन बदल ले, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे हैं एक ही एटम के अंदर, जो आई थिंक थॉमसन ने बोल के रखा था उसके पुडिंग मॉडल में कि एटम्स आर एम्बेडेड समथिंग ऐसा कुछ। हाँ सही है। देखो, उसमें क्लॉकवाइज 10 एक्सचेंजेस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 10 करेंगे, तो टोटल कितना एनर्जी रिलीज होगा? 20 डबल। गेटिंग इट? अच्छा। यस सर। अभी फुल्ली तो फिल्ड है ना फिर- सर? क्या? नहीं सॉरी। आगे लिख लो। सर तो फिर D4 के केस में 6 क्यों एक्सचेंज है? होने पे एनर्जी क्यों लूज होती है? बेटा एक बात बता, अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज को मैं स्प्रेड कर दूं, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर है या वो नेगेटिव चार्ज जो स्प्रेड कर चुका है? कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? एक पॉइंट पे। मैंने पहले तुमको हमेशा बोला है कि चार्ज इज टू साइज रेशियो देखो, तो पॉइंट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। एग्रीड? यस सर। हाँ, तो अगर स्प्रेड कर दिया तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। हाँ, अगर रिएक्टिविटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बड़ी। तो आई गेस खत्म हो गई ना बात। सर D4 के लिए तो 6 की वजह spread का 8 कौन होना चाहिए किया? ना? क्या? चलो क्या? सर स्प्रेड कैसे किया?
बस पोजीशन एक्सचेंज वही हुई। सर एक्सचेंज ही हुआ बेटा ना। एक बात बता, स्प्रेड का मतलब क्या होगा कि एक ऑर्बिटल से बहुत सारे ऑर्बिटल में स्प्रेड हो गया। अगर वो एक्सचेंज कर रहा है तो बार बार एक्सचेंज हो रहा होगा, तो मैं स्प्रेड बोलूं कि सिर्फ अच्छा ये सर बार बार हो रहा है स्प्रेड। समझ में आई बात? यस सर। सर आपने एक्सचेंज कैसे काउंट किया वो एक बार फिर से बताओ ना। बेटा एक बात बता, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कितना करता है, कितना एक्सचेंज करेगा, D10 वाले में। है ना? D10 वाले के अंदर 5 कर रहे ना, है ना? क्या सर? D10 वाले में 5 कर रहे ना। हाँ D10 वाले D5 वाले के अंदर कितने, ये इलेक्ट्रॉन कितनों से एक्सचेंज कर रहा है? 3 घूम 3। 4। ये इलेक्ट्रॉन इन चारों से करेगा, करेक्ट? हाँ ये इलेक्ट्रॉन इन तीनों के साथ करेगा, करेक्ट? हाँ। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ करेगा, करेक्ट? अच्छा समझ गया सर। गुड। सर हाँ सर वो एक ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी सेम रहते हैं ना। हाँ। हाँ तो वो लूज करेगा तो फिर उसको लोअर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं बेटा, ये तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जब पहले पहले एटम बना होगा, है ना? हाँ जब पहले पहले एटम बना होगा और जब उसने अपने आप को स्प्रेड किया होगा, करेक्ट? ओके गेटिंग इट? यस जब उसने अपने आप को स्प्रेड किया होगा तो उस वक्त जो नेट एनर्जी सारे ऑर्बिटल्स का होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है। तुम ये क्यों देख रहे हो कि मैं कह रहा हूँ जब नया नया एटम बना होगा तब एनर्जी लूज हुआ होगा, तब ये फाइनल 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 स्टेटस आ गया इसका। अच्छा ओके समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तुम बोल रहे हो अब एनर्जी नीचे जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, जब नया नया एटम बना होगा, जब ये एक्सचेंजेस हुए होंगे तो इनका जो नेट एनर्जी होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑलरेडी कम हो चुका है। मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी सारे स्टेबल हो जाएंगे इसके बाद। हाँ, और सबकी एनर्जी सेम है। ओके थैंक यू सर। हाँ ये सर आपने एटम कुछ बनाने नया की सिखाया प्रोसेस अभी। में हाँ हाँ। सर मतलब रैंडम बस कॉन्फ़िगरेशन रोल अप में ये करो क्या ना। वो स्टेबल होगा ना, पर ये क्या हाईली स्टेबल नहीं होगा, हाफली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड की फिल्ड एंड तरह। फुली फिल्ड हाईली स्टेबल होगा, है ना? हाँ हाँ, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है उधर। गेटिंग इट? सर हाँ बेटा। D4 के लिए 8 की होना चाहिए ना, आपने कहा था डबल होगा एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा दोबारा D4 D4 के लिए 8 की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना सर। 6 लिखेंगे, 6 D4 के लिए। हाँ सर, D5 के लिए आपने कहा था कि एक डबल रिलीज होता 10 के, फिर D10 के लिए 20 के रिलीज हुआ, तो D4 के लिए 8 के रिलीज होना चाहिए ना सर। समझा तुम कुछ? सर वो एक्सचेंजेस D4 का कनेक्शन ज्वाइन कर रहा है। वही सर D4 वो का 8 4 के होना नंबर चाहिए देख और के बोल D5 रहे का हैं। 10 के। अरे नहीं बे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पे होता है रिलीज। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने एक्सचेंजेस होंगे? एक 3 के साथ करेगा, फिर दूसरा 2 के साथ करेगा, फिर एक के साथ करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल हुए मेरे लाल? ये 3 के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये 2 के साथ कर रहा है, ये 1 के साथ कर रहा है, टोटल एक्सचेंजेस कितने हुए? 6। यहाँ पे 6 के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 4 के साथ कर रहा है, तो 4 एक्सचेंजेस और हो गए, तो टोटल 10 आए ऐसे। तो यहाँ टोटल 10 एक्सचेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल 6 एक्सचेंजेस हो रहे हैं। पर एक्सचेंज के आता है तो टोटल 6 के जाएगा, यहाँ से 10 के जाएगा। एग्रीड? हाँ सर। डिपेंड करता है एक्सचेंजेस पे, ये इतना मतलब डिवाइड नहीं करना है इस पे, राइट? ओके सर। आगे सर चले वो के जो आपने सर हाँ यस सर। सर जो के आपने लिखा है सर वो मतलब ऑफिशियल नहीं, मतलब के लिखते हैं उसको कैसे आपने लिखा है उसको के? हाँ बेटा, एक्सचेंज एनर्जी को के लिखा जाता है।
के से डिनोट किया जाता है क्या? के से डिनोट किया जाता है, एक एक्सचेंज की एनर्जी को के बोला जाता है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस उतना के। गाइस इतना लिख लिया? सर ये हर बार इतना Yes, करता ही sir. करता है क्या? क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन इतना एक्सचेंजेस करता ही है हर बार? हाँ उससे कम नहीं करेगा? ना। ठीक। जिंदगी कैसे पहेली हाय। रुक जाओ यार। सर कितना बचा है और? थोड़ा सा ही, मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ना बोलोगे खत्म हो जाएगा, मत बोलना अभी। ना। ओके Okay. भाई आगे चलें। यस सर। ओके नॉटी हो हैं गाइस, एक चीज बतानी तुमको, ये फाइल दिख रही है? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। Okay, where are we? 1 second, give me a minute. Yeah. ये हमने सारे ग्राफ्स कर लिए हैं, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। हमने सारे ग्राफ्स कर लिए इसके, ठीक है? अब एक चीज बतानी है तुमको, ये देखो, ये बात एक मिनट। या guys, listen. Comparison between comparison of 4 pi r square psi r square versus 3s, 3p and 3d। यार एक बात बताओ, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन होगा, 3s, 3p या 3d? 3s है ना, वो पेनिट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के पास, फिर p आता है, फिर d आता है। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ अच्छा, बट चक्कर क्या है इसका ना, आर मैक्स का वैल्यू देखो। देखो 3s के अंदर ना 2 रेडियल नोड है। कितने रेडियल नोड है? 2। 2। कितने रेडियल नोड है? 4। एक 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 3d के अंदर एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो यहाँ पे 3 रेडियल नोड आएंगे। मैंने 2 रेडियल नोड आएंगे, मैंने क्या कहा था? 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। मैंने तुमको कहा था 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर के अंदर ये हाइट बढ़ता रहता है। हाइट बढ़ता है, यस सर। ये पहला मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा है, और ये तीसरा सबसे बड़ा मैक्सिमा है, राइट? तो ना ये आर मैक्स के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ये रेडियस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है? आर मैक्स। आर मैक्स कौन सा रेडियस है जहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई हो? तुम्हें पता है यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है, लास्ट में या फर्स्ट में? लास्ट में। वो आर मैक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? आर मैक्स पे। ठीक है, और यहाँ पे ये आर मैक्स है।
तो अगर सपोज करो यहाँ पे जो आर मैक्स आ रहा है इसका डिस्टेंस d1 है, इसका डिस्टेंस d2 है, इसका डिस्टेंस d3 है, तो सबसे बड़ा कौन? D1। ये श्रोडिंगर ने कहा है। श्रोडिंगर ने बोला है कि आर मैक्स की वैल्यू है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कि सर 3s तो पास में है, तो ये तो पास में होना चाहिए, लग रहा होगा ना ये यस सर। कि 3s है ना सर वो तो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो इसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा वो तो बहुत पास होना चाहिए, तो ये छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सीन क्या है, ये पास में है तो ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बहुत पास में है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थोड़ा दूर है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और दूर है, तो कौन सा ज्यादा पास हुआ न्यूक्लियस के? एसपीडी कौन सा पास हुआ? एस एस। एस एस। बात समझ में आई? तो अगर अप्रोचेबिलिटी देखोगे तो वो पहला मैक्सिमा बता देगा कि भैया बहुत पास है, ये आर मैक्स थोड़ा दूर हो जाएगा, यहाँ पे पहला मैक्सिमा थोड़ा दूर हो जाएगा, तो ये एस ऑर्बिटल ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं बट आर मैक्स की बात करूं तो आर मैक्स मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रीजन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल वैल्यू के। मतलब 4s लिया, 4p लिया, 4d लिया, 4f लिया, तो आर मैक्स सबसे कम किसका होगा? 4 4 F और एफ का के बाद 4D 4D फिर फिर 4P 4P फिर P फिर 4F। 4F 4S। समझ आई बात? यस सर। अच्छा अब समझा क्यों। आएगी सर वो एक बार फिर से बताओ ना 3s में कैसे किया? क्या? सर 3s में आपने कैसे किया वो आर मैक्स? आदित्य, द थिंग इज, मैंने बोला कि 3s का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन है ना, इनिशियल रीजन, वो बहुत पास आ रहा है न्यूक्लियस के। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यस इनिशियल थोड़ा दूर जा रहा है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इनिशियल रीजन थोड़ा और दूर जा रहा है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 3s उसको पेनिट्रेशन 3s कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेट। तो 3s का पेनिट्रेशन 3p से ज्यादा है, 3p का पेनिट्रेशन 3d से ज्यादा है। बट अगर मैं r मैक्स की बात करूं ना, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है? r मैक्स, ये वाला पॉइंट, यस सर। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसका डिस्टेंस d1 लूं, इसका डिस्टेंस d2 लूं, इसका डिस्टेंस d3 लूं, तो हमेशा याद रखना d3 छोटा होगा d2 से, d2 छोटा होगा d1 से। अंडरस्टूड? यस आर सर। मैक्स जो है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल वैल्यू। जितना बड़ा एल वैल्यू होगा उतना ही छोटा आर मैक्स होगा। इसे आर मैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर मतलब D3 के बाद D1 आएगा। क्या कह रहा है? D3 के बाद में D1 आएगा। d3 के बाद क्या आएगा? D1 हाँ मतलब वो रीजन। हाँ 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 हाँ, करेक्ट बेटा। अगर ये न्यूक्लियस है और ये d1 है, ये न्यूक्लियस है और ये d2 है, ये न्यूक्लियस है और ये d3 है, तो ऑब्वियसली d3 दूर जाएगा ना, d3 से, d1 दूर जाएगा ना d3 से। गेटिंग इट? सर आगे चलेगा इस। सर पेनिट्रेशन मतलब वो न्यूक्लियस के कितने पास है? क्या? पेनिट्रेशन मतलब हाँ, पेनिट्रेशन मतलब कितना पास है न्यूक्लियस के। पेनिट्रेशन मतलब हाउ क्लोज an orbital is with nucleus. An orbital is from nucleus.
लिख लिया? एक मिनट सर। ये सब उन रीजंस में आता है सर? क्या? ये उस रीजंस में है या फिर ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है? छोटा सा टॉपिक है। और या नेम क्या दे टॉपिक? x is inversely proportional to 1 by L, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by L नहीं होता है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितना ज्यादा L वैल्यू होगा उतना ही छोटा R होगा। अब बताओ 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, सेम सबशेल, एक सेम ऑर्बिटल सेम शेल के, ऑर्बिटल सेम शेल के 3s 3p 3d, इसका L वैल्यू 2 होता है, इसका L वैल्यू 1 होता है, इसका L वैल्यू 0 होता है। तो जितना ज्यादा L वैल्यू होगा उतना ही छोटा आर मैक्स होगा। तो आर मैक्स छोटा है ना इसमें? Yes. That is the relationship which we are trying to discuss here. Getting it? इसको लिख लेना, relationship of R max versus L, जिसमें ये सब बना लेना, जल्दी करो। सर अभी आपने क्या बोला, मेरा वीडियो लैग कर गया था। हाँ I didn't सर get you. सर अभी आपने क्या बोला था सर, वीडियो लैग कर गया था मेरा। मैंने कहा इसको लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन आर मैक्स एंड क्या? L। या आर मैक्स एंड एल के बीच में रिलेशनशिप। सर हाँ बेटा। आर मैक्स में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। क्या आर मैक्स? आर मैक्स में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। आर मैक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर रेडियस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। हो गया? नहीं सर। वेरी गुड। गुड। हिमानिश, ये वोल्टरेक्स क्या है? वोल्टरेक्स सर मेरा गेमर टैग है। तेरा गेमर टैग है मतलब? सर वो छुट्टियों में थोड़ा प्रोफेशनल गेमिंग शुरू किया था। अच्छा फिर? सर तभी ड्रॉप कर दिया ना सर, साइंस लिया है तो गेमिंग ड्रॉप कर दी। हाँ वो ठीक है। सर बस ऐसी गेमर टैग है मेरा, वो अच्छा आइडेंटिटी। सिंबल मेरा। ओके। यूट्यूब पर और ये कौन है? ZPNNE2002AR003? हाँ सर, करता हूँ रीनेम। रीनेम तो कर, वो ठीक है। काफी कुछ कुछ वॉलपेपर्स लगा रखे हैं नाम के आगे। अमन टाइगर क्यों लगा रखा है? और आर्य ने क्या है ये अजीब सा पांडा टाइप्स? सर मैंने सीधा ब्लैक रखा है पूरा। और ये क्या अथर्व? ये ड्रैगन टाइप लगा रखा है क्या? ये क्या बदतमीजी है? Put something which defines you.
हाँ तो ठीक है। National animal of India. So you are saying that you are a national animal of India. Now what exactly you want to say? I said put something which defines you. See, ignore. Our Chavanprash is there. You put like S symbol, right? Not just a simple S. It has a Ah, that it 12. defines you. Musician. आज तो पियानो वाला है सर, मतलब कोई भी बजा के चला जाएगा. Come on. मेरा भी ऐसा ही है सर, कोई भी बजा के चला जाता है. हाँ सर, जब भी बोलता है रोस्ट उसके बाद ही आता है, कुछ सेकंड्स के बाद, इसके लिए. Okay. बड़ी पियानो तो हटाओ डूड कसम से. That's a response, you know. That Superman वाला symbol was good. Actually, I appreciated your efforts. Hey guys, समझ में आया इतना? आगे चलें. sir. Yes, लिख लिया. ये हाँ देवांश बोल. yes लिख दिया. क्या बोल रहा है? हो गया सर, लिख Good. के. Okay. अभी रुको. This we have done, ठीक है. Fine. ये तो पता लग गया होगा, ठीक है. एक बार ये भी लिख लो. ऑब्वियसली सेकंड शेल पास में होगा, थर्ड शेल दूर होगा. उसमें यही बोलना चाहता है. सेकंड शेल थर्ड शेल को कम एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और कॉमन सेंस है. मतलब शेल बड़ा होगा तो आर मैक्स बड़ा होना ही है. 2p बहुत अंदर होगा एज कम्पेयर टू 3p. एक बार इसको कॉपी कर लो. देन वील मूव अहेड. लिख लिया गाइस? बेटा लिख लिया? यस सर. या अब ये कौन है? वन सेकेंड. Give me a minute. हाँ, Z12KH. हो गया सर. या हो गया सर. सर हाँ हाँ. सर वो रेडबर्ग कांस्टेंट जो रहता है सर, वो वाला फॉर्मूला सर वेव नंबर निकालने के लिए होता है ना यस बेटा. सर? और कुछ यूज नहीं उसका? नहीं. थैंक यू सर. और क्या यूज होगा? और क्या यूज होगा उसका? जस्ट टेल मी. ओके गाइस, आगे चलें प्लीज. कह दो हाँ. हाँ. यस सर. ग्रेट Yes, sir. ग्रेट. सो प्राउड ऑफ यू. Yes sir. हाँ, मतलब तुम नहीं होते तो फिर क्या ही होता, मतलब नहीं, मतलब फील ही नहीं हाँ. होते फिर तो, है ना? यस सर. यस सर. कौन था ये अभी जो कह रहा है यस सर? ओके ओके, वेयर वी?
हाँ, there is a topic known as spin multiplicity. Spin multiplicity of an atom slash molecule. Spin multiplicity क्या होता है? It defines the spin state. सर ये शायद बताया कल आप। अरे नहीं, वो हुंजरूल था, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है. It defines the spin state of an atom or molecule. ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट It n is into n plus 2. 2s plus 1, where s is equal to net spin of a molecule slash atom. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली पूछा जाता है. सिर्फ यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द स्पिन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, स्पिन स्टेट क्या है यही पूछेंगे. अब एक काम करते हैं, स्पिन स्टेट पे काम कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से मेरे पास कैल्शियम का स्पिन स्टेट निकालना है. लेट्स से किसी ने बोला नाइट्रोजन का, मेक इट लाइक सोडियम का स्पिन स्टेट निकालना है. सोडियम का स्पिन स्टेट निकालना है, कैल्शियम का स्पिन स्टेट निकालना है, फॉस्फोरस का स्पिन स्टेट निकालना है. लेट्स से किसका, कोई ढंग का मॉलिक्यूल बोलो, जर्मेनियम एटम का स्पिन स्टेट निकालना है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20. वेरी गुड. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? यस सर। लिखो Yes, मेरे sir. बेटे के शेरों, लिखो क्या आएगा बताओ जल्दी. 2s2 हाँ. 1s2 1s2 2s2 P6 2p6 2s2 PS2 2P6 के 2p6 बाद PS2 PS2 3P6 3p6 हाँ 4s2. इसमें कितने बस। अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2. हाँ, एक जीरो मिनट. हाँ, कोई 0 अनपेड 0 इलेक्ट्रॉन है 0 क्या? 2 2 है ना, लास्ट दो होंगे ना 2 नहीं है. सर, 0 नहीं है लास्ट सर। Zero. जीरो है सर। अगर फील्ड अमीजो एस्पेड है, करेक्ट. हाँ यस तो सर। Yes, जीरो. sir. Pego. नेक्स्ट हाँ, ठीक। नेक्स्ट स्पिन कितना है इस मॉलिक्यूल का? 0 अगर नेट स्पिन 0 है तो 2 into 0 plus 1 करना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया? 1 1 इसको सिंगलेट कहते हैं. क्या बोलते हैं? सिंगल। गेटिंग इट? एक मतलब सिंगलेट स्टेट. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मेरे मिट्टी के शेरों. One S2, two S2, 2S2 2P6, 3S1. 2P6 3S1 3s1. ये कंप्लीटली फिल्ड. कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं. नहीं अरे है कोई ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन अरे नहीं ये होगा. 3 नहीं है यहाँ पे हाँ, कितने हाँ, अनपेड उसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन? वन एक एक. अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नेट स्पिन क्या होगा? या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा. तो नेट स्पिन मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा प्लस माइनस का? हाफ हाफ हाँ, गेटिंग इट? इधर हाफ डालो तो कितना आएगा स्पिन स्टेट? 2 2 2 आएगा. हाँ 2 आएगा. 2 ही आएगा. कितना है डुप्लेट? क्या बोलते हैं इसको? डुप्लेट सिंगलेट डुप्लेट हाँ, सर स्पिन स्टेट 2 क्यों आया? क्या? स्पिन स्टेट अच्छा ओ हाँ सर समझा सॉरी सर। हाफ पुट किया ना. जर्मेनियम, हाँ। फॉस्फोरस छोड़ दो यार, बहुत हुआ. जर्मेनियम करते हैं, फील भी आएगी. फॉस्फोरस बताओ. जर्मेनियम बताओ भैया. जर्मेनियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है?
32, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 3d10, 4p2। हाँ तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये सब पैड है। 4 है। ए, 2 अच्छा दो। हाँ 2 तो है। 2 क्लॉकवाइज हो सकते हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो नेट स्पिन कितना हुआ? आइदर 2 into हाफ और 2 into माइनस into हाफ। minus half. तो आइदर एक रहेगा या एक -1 रहेगा। नेट स्पिन करेक्ट। Yes. सर मैग्नीट्यूड पूछा है ना सर, एस हाँ बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सर 1। तो मैग्नीट्यूड आएगा 1, तो स्पिन स्टेट क्या होगा? नेट 3 स्पिन कैसे निकाला? क्या कह रहा है डुप्लेट है। नेट स्पिन कैसे निकाला? बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आधा प्लस आधा कितना हुआ? 1। और अगर दोनों एंटायर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हुआ? -1। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर जा रहा दूसरा नीचे जा रहा? नहीं। नहीं, हुंड्स रूल नहीं अलाउ करता, राइट? हाँ। तो नेट स्पिन आ गया 1, मैग्नीट्यूड लिया 1, 2 into +1 कितना आया? 3। तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। सर फिर 4 होते तो समझ में आई? फोर्थलेट। क्वाड्रुप्लेट। हाँ, वेरी गुड, क्वाड्रुप्लेट। चलो बस बस, ज्यादा मत करो, है ना? डन गाइस, इतना समझ में आया? 1 मिनट सर लिखना है। लिखो लिखो लिखो, वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऊपर करूं क्या? नहीं सर स्टार्टिंग से समझा। स्क्रॉल सर उधर 2 into क्या लिखा है वो? क्या? स्पिन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी is equal to 2 2s into + 1। वो स्टैंडिंग लाइन क्या है सर? It defines the spin state of an atom or molecule. Spin multiplicity of an atom / molecule. तो मॉलिक्यूल का कैसे होता है? बेटा मॉलिक्यूल आगे आगे पढ़ोगे ना, भी तो एटम्स के साथ खेल रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स के साथ खेलोगे, राइट? यस सर। ओके सर। चलें? सर नीचे का नीचे scroll करो प्लीज। सर मुझे फॉर्मूला कैसा लिखा है वो समझा नहीं। बेटा एस स्लैश क्या है वो? टोटल स्पिन है, तो टोटल स्पिन का मॉड लेना है। तो अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज और मॉड है क्या वो? क्लॉकवाइज में होगा ना। मॉड है वो? हाँ मॉड है वो, मुझे स्लैश दिखा। मॉड है, मॉड। स्लैश कैसे? राइट। तो नेट स्पिन हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही मिलेगा ना? मेरे लाल, अगर पैड होता तो +½ और -½ टोटल स्पिन कितना होता? सर वो तो मैग्नेटिक है। अच्छा क्या 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 0 बोला? है। क्या बोला आदित्य? सर वो तो उन दोनों का मैग्नेटिक जो एक कल बात पढ़ाया बता, था वो कैंसिल मैंने होता है ना? आदित्य एक मिनट, ये क्या है? नेट स्पिन। हाँ, तो अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेट कितना होगा? 0। वेरी गुड। सर हेलो सर। हाँ सर आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को 2/5 2/s/+1 अरे मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, बोलो। सर उसको भी वो मॉड स्लैश जैसे दिख रहा है। हाँ सर। अरे वो मॉड है बाबा, अच्छा मैं तभी 2 कंफ्यूज हो mod गया। s+1 where सर तो this is पहले वो स्पिन mod मल्टीप्लिसिटी of किया था s। वो क्या था? क्या? पहले किया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या था? कुछ नहीं हंड्स किया था रूल पहले। था। कब वो किया था हमने? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था। हमने कब किया स्पिन मल्टीप्लिसिटी?
हमने तो हुंड रूल किया था। हुंड रूल ने बोला था कि मैं पैरिंग तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए सेम स्पिन का। यस सर। फिर चलें आगे। यस सर। सर Yes, sir. ओके ओके चलें आगे, कह दो हाँ। हाँ Yes, sir. sir. Okay. Now next. तो अच्छा फाइन, लिसन गाइस, मेरे को ना तुम्हारे से बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है। याद है स्टार्क और जीमैन ने क्या कहा था? सॉर्ट ऑफ तो वो स्पेक्ट्रम के बारे में। splitting of So spectral lines splitting through its magnetic electrical effect or in electric field and magnetic field. Explanation of Stark And and Zeeman effect. Zeeman effect. Zeeman effect. Nice. सर ये बोर का ड्रॉबैक था ना। या हाँ, और श्रोडिंगर का फायदा। सुनो मेरी बात सुनो। सपोज करो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ electric and magnetic field, in absence of electric and magnetic field, चलो होगा क्या? सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन 3p से 2s में जा रहा है। तो एक बात बताओ, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, नेमली px, py, pz, और वो s से जा रहा है, s पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाए, यहाँ से यहाँ पे जाए, या यहाँ से यहाँ पे जाए, एनर्जी तो सेम ही आएगी ना, बिकॉज दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल। yes. Yes, sir. प्लीज कह दो मैं सही हूँ, प्लीज कह दो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, अगर यहाँ से आ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से आ जाए, तो एनर्जी सेम लिबरेट होगी, तो स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी लाइंस आएंगी? एक ही। एक एनर्जी एक लाइन देती है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, सपोज करो इस एक्सिस में ना, लेट्स से एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया या फिर मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया। तो खुद सोचना, एक्स एक्सिस में मेरे पास px है जिसके दोनों लोब्स एक्स एक्सिस में है, py है जो दोनों लोब्स y एक्सिस में है, pz है जिसमें दोनों लोब किस एक्सिस में है? Z. Z एक्सिस एक बात में। बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो px एक्सिस में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्बिटल को डायरेक्टली हेड ऑन इंटरैक्ट कर रही होगी। Yes, sir. और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ रिपल्शन जो होगा इन ऑर्बिटल्स का, वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। बेटा ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, तो ये ऑर्बिटल डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंटरैक्ट करते हुए जा रही है। ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, तो ज्यादा इंटरैक्शन कौन सा ऑर्बिटल कर रहा है? सर एक्स एक्सिस में जो है Along एक्स x से वो। वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना? मतलब Yes, sir. सर नहीं समझा। अरे बेटा कोई भी starting से इलेक्ट्रिक होता है फील्ड ना। है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से रेडिएशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है तो ऑर्बिटल को रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। रिपेल कर तो जो ऑर्बिटल डायरेक्टली उस पोजीशंस पे आते हैं जहां पे जिस एक्सिस में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है। करेक्ट? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में जाता है वो। हाँ, वो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फिर एक्स एक्सिस पे रिपल्शन होता। हाँ सर एक बार PX पूरा अरे रिपीट यार करो सुनो, ना। अगर मैंने एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाली ना, तो जो px ऑर्बिटल है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इंटरैक्ट करेगा। px कम, pz कम करेगा, py कम करेगा। तो जहां ज्यादा रिपल्शन होगा वहां पे गेन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? बेटा रिपल्शन से क्या होता है? अट्रैक्शन से गेन होता है एनर्जी की लूज होता है? लूज लूज होता है। आप बहरे हो जाओगे। गेन होता है। याद करो वो दिन रिपल्शन जब से गेन तुमको होता है। छत से नीचे अट्रैक्शन से गिरा गेन था। होता है और रिपल्शन से लूज होता है। अट्रैक्शन से क्या होता है? गेन। वाह, कौन बोला ये? लूज ना, लूज होता है ना। हाँ, जब भी और कोई चीज रिपल्शन से अट्रैक्ट गेन करती है होता है। आपस में एनर्जी लिबरेट होता है, स्टेबिलिटी होती है। और जब भी एनर्जी रिपल्शन होता है तो एनर्जी गेन होता है। आदित्य मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एंड गाइस सब ना चुप करके सिर्फ सुनेंगे आप, है ना? सुनो, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डाला। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वो ना ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ता है। तो अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो पी एक्सिस में एक्स एक्सिस में पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स ऑर्बिटल डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हाँ। और जो Yes, sir. पी वाई है और वो पी जेड है वो परपेंडिकुलर है उस एक्स एक्सिस के। तो जो रिपल्शन पी एक्स और पी वाई में होगा वो कम होगा। यस सर। यस। हाँ, तो मतलब क्या अब तीनों की एनर्जी सेम रहेगी कि अलग अलग हो जाएगी? अलग अलग अलग। अलग। अलग अलग। अलग हाँ, तो क्या होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैश मैग्नेटिक फील्ड along any axis, the repulsions of electric field slash magnetic field with other orbitals. एक मिनट, हाँ, give me a minute. Yeah guys, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Okay, where were we? चलो, on passing electric field and magnetic field along any axis, the repulsion of electric field and magnetic field with different orbitals of the same subshells will become
different, and the degeneracy of orbitals loses, or orbitals gets lost. अब एक बात बताओ, पहले 2s पे 3p से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब तीनों 3p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट हो गई. सपोज ये 3px हो गया, ये 3py हो गया, ये 3pz हो गया. तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, या यहाँ से यहाँ पे आएगा, सेम एनर्जी आएगी कि अलग अलग एनर्जी आएगी? अलग अलग एनर्जी इसको आएगी. बोलते हैं लॉस ऑफ डीजेनरेसी. अलग मतलब अलग आएगी. मतलब पहले सबकी एनर्जी सेम थी, अब सबकी एनर्जी डिफरेंट हो गई. तो अब चक्कर क्या है, पहले एक लाइन आ रही थी, अब स्पेक्ट्रम के अंदर उस एक लाइन का डिवीजन हो जाएगा मल्टीपल लाइंस में, तो उसको कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. गेटिंग इट? नहीं समझा. ब्लैक बोर्ड वीडियो. कौन बोला? सर मैं हिमानिश. हाँ हिमानिश, मैंने बोला कि अगर 3p ऑर्बिटल्स के सारी एनर्जी चेंज हो गई तो उनका जो डीजनरेसी था, सेम एनर्जी था, वो अलग अलग हो गया, तो डीजनरेसी लॉस्ट हो गया. हाँ. अगर डीजनरेसी लूज होता है तो द काइंड ऑफ एनर्जी दे लिबरेट विल बी डिफरेंट. तो पहले ना 3px से s पे आ रहा था, 3py से s पे आ रहा था, 3pz से s पे आ रहा था, सेम एनर्जी आ रही थी. अब क्या सेम एनर्जी आएगी क्या? क्योंकि रिपल्शन अलग अलग है तीनों जगह. नहीं आएगी. हाँ, तो एक लाइन जो पहले थी वो कितने लाइन में स्प्लिट हो गई? हाँ सर समझा. समझा? तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. गाइस तुम समझ में आया तुमको कि क्यों होता है ऐसा? यस सर. वेरी गुड, सो यस सर. अभी सर लेकिन अगर 3px से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गया तो 3py और 3pz में सेम चेंज होना चाहिए ना. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मुझे पता था कोई ना कोई ये पूछेगा. एक बात बता, मैंने तो एक्स एक्सिस ऐसे ही ली ना, कोई रैंडम एक्सिस लूंगा जिसमें अलग अलग इंटरेक्शन हो सकता है ना. क्या? मैंने तो अभी एक्स एक्सिस इसलिए लिया था ताकि तुम कुछ समझो. हाँ. ठीक है, अगर एक्स एक्सिस लूंगा तो तुम एकदम सही कह रहे हो कि px की एनर्जी बढ़ेगा और py और pz का एनर्जी सेम होगा. हाँ सर. ठीक है, बट अगर कोई रैंडम एक्सिस हुआ तो तीनों का रिपल्शन अलग अलग होगा ना. सर लेकिन रैंडम होंगे तो भी उन तीनों में तो डिफरेंस सेम ही रहेगा ना, 90 डिग्री का. कैसे? अगर सपोज करो 30 डिग्री लिया मैंने px के अलोंग, हाँ. और वो लेट्स से 60 डिग्री py के अलोंग है, तो pz 90 बैठता है. xy प्लेन में डाल दे 30 डिग्री के अलोंग. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज कर रहे हैं, मतलब यार इलेक्ट्रिक मैं चेंज कोई कर भी रहे हैं. एक्सिस ले सकता हूँ ना यार. तो हाँ. वो तो मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया तुमको समझाने के लिए. अगर अच्छा. कोई भी रैंडम केस लूंगा तो तीनों की एनर्जी अलग हो सकती है ना. यस सर. हाँ, तो मैंने वो तीनों एक जनरल केस के लिए डिस्कस किया. गेटिंग इट? यस सर. ओके गाइस, लिख लिया इतना? वो जो अपने दो लोब्स ड्रॉ किए हैं ऐसे स्लैंटिंग में डायगोनली, वो क्या दिखाते हैं? ये हाँ. ये px डायगोनल दिखा रहा डायगोनल. है, ये py दिखा रहा है, ये pz अच्छा दिखा रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा. लिख लिया ये? यस सर. नहीं सर. ओके. सर कौन से भी एक्सिस का कौन सा भी लिख सकते हैं ना. हाँ बेटा, ऑब्वियसली.
डन गर्ल्स? यस सर। हो गया, लिख लिया? यस अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब है अपनी, किस तारीख? सैटरडे को है। Saturday को है ना, तो we'll discuss all the doubts and all which we'll be having, right? From Narendra Avasthi, right? ओके सर। Level 1, level 2 करना जरूरी है. I made my point clear. यस सर। In this Yes, case, sir. kinetic energy equal होगी. In this case, same होगी Shaki. In this case same होगी. But मैं general case लिया. मैंने एक जनरल केस लिया. या गाइस, आई विल वाइंड अप द लेक्चर नाउ. ठीक है, जाओ. ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर Thank 2 you, मिनट sir. खाली Bye, ऊपर sir. करो ना, गुड नाइट हाँ? सर। बाय सर। 2 मिनट स्क्रीन ऊपर करो ना। बेटा 2 मिनट पूरा स्क्रीन लो यार तुम. ओके, बाय बेटा. बाय सर, गुड नाइट सर। गुड थैंक नाइट. यू सर, बाय सर। बाय बाय बाय. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, गुड बाय नाइट बाय सर, थैंक यू Thank सर। you, sir. बाय 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 बाय. बाय सर, थैंक बाय Bye. बेटा. बाय बाय बेटा. ये कौन है? नूतन. नूतन. सर हो गया, थैंक यू। P by E. बाय.